वेलकम बैक टू द मेड ब्रोज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीस खान, जो कि यूएसए में स्लीप मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि नींद हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है और नींद के कौन कौन से मसाइल होते हैं जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर खान, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नींद पे। Thank you so much for the invitation, for having me. My name is Dr. Anis. I did internal medicine initially from United States of America, from Berkshire Medical Center, which is associated with the University of Massachusetts. Then subsequently मैंने एक और सुपर स्पेशलिटी की इन स्लीप मेडिसिन में, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं और बात कर रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। वो मैंने हेनेपेन हेल्थ केयर सेंटर से की, जो कि एसोसिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के साथ। फिर उसके बाद एज ए कंसल्टेंट मैंने ज्वाइन किया है रोचेस्टर में, अमेरिका में। इंशाल्लाह मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्लीप से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उनको ठीक करूँगा। जबरदस्त। अच्छा, हमें ये बताएं, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए, नींद हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है और ये अक्सर मुझे सवाल सुनने को मिलता है। नींद हमारी, सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर ओवरऑल इंसान की जितनी 60 साल उम्र है या 80 साल उम्र है, तो 1/3 जो उसका है वो इंसान वो सोता है। और नींद क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? और इसलिए ज़रूरी है कि जब हम सोते हैं तो सोते हुए हमारी पूरी जो बॉडी है वो नींद के दौरान रेगुलेट होती है। जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको रिलेट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है। ठीक है, अगर एक बच्चा ओवरऑल या कोई भी इंसान जो काम ज़्यादा करता है, कम सोता है, तो अगर वो ज़्यादा काम करेगा या वो ज़्यादा रात को पढ़ेगा कि कल मेरा एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम आने वाले, तो उससे एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा या वो इंसान जो ज़्यादा पढ़ेगा, तो उसका क्या होगा कि उसकी जो ब्रेन है वो उसकी मेमोरी को ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा और उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होंगे, उस स्टूडेंट्स के भी और उस बंदे के भी जो ओवरऑल काम करता है और वो ज़्यादा सो रहा है। कंपेयर ओवरऑल उसकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। ये नंबर 1 है। नंबर 2, हमने देखा है कि जो लोग डाउन द रोड, जो जिनको डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर होता है, तो रिसर्च ये बताती है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी, जो ब्रेन के टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर होते हैं। जैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में जो है ना वो टाउ प्रोटीन्स कहते हैं, बीटा एमाइलॉइड्स कहते हैं, वो क्लियर होते हैं। और अगर वो बंदा अपनी अप्रोप्रिएट नींद नहीं लेता तो वो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से डाउन द रोड उनको जो है ना अल्जाइमर या डिमेंशिया या मेमोरीज के जो है ना वो इश्यूज होते हैं। इसके साथ साथ जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, पहले उसके 7 एसेंशियल से उन्होंने अब 8th एसेंशियल जो है वो नींद को डाला है कि नींद इतनी ज्यादा जरूरी है दिल के लिए। अब अगर हम पूरी नहीं करते तो इससे दिल के आर्जे जो है ना वो बढ़ते हैं। इसके अलावा रिसर्च ये भी बताती है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारी बोन्स को और हमारे मसल्स को जो है ना वो ग्रो करवाते हैं। हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट अप होता है। अब मैंने देखा है कि इतने लोग हैं, इवन ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि दूसरे लोग भी जो खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं कि जाहिर बात है दे आर द सोल ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिली। तो उनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अर्न किया जाए, और उसमें वो अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करते हैं। कैसे कि वो नींद कम लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी ओवरऑल पूरी बॉडी, उनका ब्रेन, उनका हार्ट, उनके लंग्स जो है ना वो सफ़र करते हैं। तो इन नटशेल मैं ये कहूँगा कि हर इंसान को जो इसे कोरा अर्ज पे है उसको 7 से 9 घंटे तक जो है वो अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। अच्छा, ये एवरेज जो ड्यूरेशन है रिसर्च। हम कहते हैं कि लॉन्ग स्लीपर और शॉर्ट स्लीपर। अच्छा। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो 6 घंटे सोते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर नेक्स्ट डे जो है बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं आई एम एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टफ, और ओवरऑल उसकी जो एनर्जी का लेवल ठीक होता है और मसला नहीं होता उसको ड्यूरिंग द डे अपनी काम करने में। एज अपोज टू वो बंदा जो कहता है कि मैं 6 घंटे 7 घंटे सोता हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, फिर भी मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फटीग्ड रहता हूँ, और मुझे जो है ना अगर 1-8 घंटा मैं और ले लूँ या ड्यूरिंग द डे मैं नैप ले लूँ तो मेरी जो है ना ओवरऑल एक्टिविटी सही रहती है दिन में। तो उनको हम कहते हैं लॉन्ग स्लीपर। तो उनको फिर 8-9 इवन 10 घंटे भी वो अगर सोते हैं उसके बाद बेहतर फील करते हैं, तो दैट्स ओके।
तो उनके लिए फिर वो वो ड्यूरेशन एवरेज चाहिए होगी, होता है। वो एवरेज अच्छा। चाहिए होगी उनको, 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, बेस्ड उनके कितना के बाद उनको फील होता है कि वो रिफ्रेश्ड फील करते हैं। ठीक हो गया। शॉर्ट स्लीपर जो 6 घंटे के बाद भी फील करते हैं कि सेम, तो उनको हम कहते हैं कि दैट्स ओके। तो ये मतलब एवरेज बताई जाती है 7 से 9, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी जो है ना वो आप कहते हैं कि लिनियंसी है कि कुछ लोग 6-7 में भी सेटिस्फाइड होते हैं और कुछ 9-10, बेस्ड ऑन उनको डिपेंड करता है कि वो कैसा फील करते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। अच्छा, एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है मरीजों की तरफ से कि डॉक्टर साहब जब हम सो के उठते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हम सोए ही नहीं है, जिस्म हमारा थका हुआ होता है, थकावट बिल्कुल उसी तरह की बल्कि ज्यादा हुई होती है। तो ये किस वजह से हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये खास तौर पे हम 70% जो पेशेंट्स देखते हैं ना वहाँ पे वो होते हैं स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, इन पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। व्हाट इज इट? इन सिंपल वर्ड्स में ये है कि खराटों के साथ सांस का बंद होना। बहुत सारे लोगों में जो आपने कंप्लेन की है ना, जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये इसकी वजह से होते हैं। फिर हम उनसे और सवाल भी पूछते हैं कि भी रात को आप स्नोर करते हो, खराटे लेते हो, आप खराटों के साथ उठते हो, लाइक उठना भी होता है उसके साथ, ठीक है। अक्सर लोगों को होता है कि हमें तो पता ही नहीं है, तो उनका जो बेड पार्टनर है या फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि भाई डॉक ये जो है ना वहाँ पे तो आपको पता है कपल्स रहते हैं इकट्ठे, तो वो बेड पार्टनर्स को पता होता है। तो ये जो मेन सिम्टम्स हैं, स्नोरिंग के साथ स्नोट अराउजल, उठना और बार बार उठना रात को, और सुबह के टाइम जब वो उठते हैं तो उनको जैसे आप बता रहे हैं कि उनको दे फील लाइक वो सोए ही नहीं है, ठीक है, और उनको अभी 2-4 घंटे और सोने हैं, और जब वो सोते हैं दोबारा फिर वही सिचुएशन होती है। तो ऐसे मरीज 8-12 घंटे सोने के बावजूद भी वो उनको ऐसा ही फील होता है कि जैसे जो है ना उनकी नींद पूरी हो, और नेक्स्ट डे वो क्या होते हैं, कोई भी वो काम कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट लाइक दे आर वाचिंग टीवी, दे आर डोजिंग ऑफ, दे आर टॉकिंग टू समबडी, दे आर डोजिंग ऑफ। इवन वहां पे है कि दे आर ड्राइविंग और फॉर फ्यू सेकंड दे डोज ऑफ। और बेस्ड ऑन रिसर्च मैंने एक प्रेजेंट किया अभी रिसेंटली, अच्छा। उसकी वजह से जो है ना हजारों लोग जो है ना अमेरिका में उनकी डेथ हुई है, और बताते हैं जी। और वो क्योंकि अंडरलाइंग अनट्रीटेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो मैंने बताया। तो इसलिए अगर किसी को भी ये सिम्टम्स आते हैं, वो अपने रेलेवेंट स्लीप डॉक्टर को चेक करवाए, वो उनके सिम्टम्स को जो है ना वो एवेलुएट करेंगे, और बेस्ड ऑन दैट वो उनका टेस्ट करवाएंगे, जिसको हम कहते हैं स्लीप स्टडी। और स्लीप स्टडी की बेस पे फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। वो ट्रीटमेंट की फिर डिफरेंट मोडालिटीज हैं कि आप पहले अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उनको माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, किस लेवल का है, और उनकी बर्डन ऑफ सफरिंग कितनी है। अगर वो बहुत ज्यादा, जैसे आपने जो सिम्टम्स बताई हैं और उसमें मैं जो ऐड किया है, अगर वो सफर कर रहे हैं, हमें बहुत सारी, मैंने पाकिस्तान में जाके जो लेक्चर्स दिए हैं, बहुत सारे डॉक्टर सफर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं हमने कहाँ पे जाना है, और उनके यही सिम्टम्स है कि रात को बार बार उठना, खराटे लेना, नेक्स्ट डे उनके इवन मूड स्विंग्स होते हैं लोग। और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है। वो क्या है कि आप एक ऐसे बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो दवाइयां भी खा रहा है, उसके बावजूद भी जो है ना वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और मूड स्विंग्स होते हैं, हर टाइम पे जो है ना उनको जो है ना वो थकावट रहती है, और चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, उनका दिल नहीं लगता। और उसकी रीज़न ही क्या है कि जब वो सोते हैं तो उनका होता ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये ऐसा फील क्यों होता है, ऐसा मतलब डाउन द रोड फटीग क्यों बंदा फील करता है। जब बंदा सोता है उसके जो नेक के मसल्स हैं और जो टंग जो है, वो टंग भी एक पट्टा है, मसल है, वो पीछे चले जाती है, और जो नेक के मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो बंदे को मुंह के को खोल के देखें तो अगर उसकी नर्विंग हो सांस की नाली की, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब वो सोएगा तो उसकी जो सांस की नाली है वो और तंग हो जाएगी। जब वो तंग होगी तो जब सांस जाएगा तो वो रुकेगा। इसी तरह पाइप में से पानी जा रहा है, तो अगर वो नैरो होगा तो प्रेशर बढ़ेगा उसका, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो पानी आगे नहीं जाएगा, तो सांस आगे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल जब कम होगा तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि आपको उठना है। लेकिन उससे पहले जब सांस की नाली तंग होने की वजह से वो खराटे आएंगे, लाइक खराटे, और खराटों के बाद एकदम से वो बंदा वो उठेगा तब जब उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ब्रेन उसको सिग्नल भेजेगा कि तुमने उठना है। एक कोपिंग मैकेनिज्म है ना, अदरवाइज बंदे की डेथ हो सकती है। अच्छा, ये बताएं, ये जो खराटे बगैर उठे बंदा अगर लेता है कोई, मतलब उठता नहीं है, उसकी नींद भी पूरी होती है, सिर्फ खराटे उसको, ये बहुत कॉमन है, तो
क्या ये भी नुकसानदेह होते हैं, इतने ही नुकसानदेह हैं, या ये कम नुकसानदेह हैं, या ये नहीं होने चाहिए? सही है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि खराटे अगर ले रहे हैं तो उनको जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी खराटों के साथ सांस का रुकना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा। खराटों का आना ओनली यानी कि स्नोरिंग वर्सेस खराटों के साथ सांस का बंद होना, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है। पहला सवाल आपका कि अगर सिर्फ खराटे आते हैं और इसके साथ सांस बंद नहीं होता तो दिस इज नॉट एन इशू। अच्छा, ये इशू नहीं है। क्यों? अनटिल अनलेस आपका जो बेड पार्टनर या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सफर कर रहे हैं आपकी वजह से, ठीक है। बिल्कुल। इसको हम कहते हैं सोशली डिसरप्टिव स्नोरिंग, कि आपकी स्नोरिंग की वजह से लोग जो है ना वो उनकी नींद खराब हो रही है, सही है। तो फिर उसमें हम स्लीप स्टडी या उसके अंदर जो ट्रीटमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं होता, वो एक स्नोरिंग एड्स मिलती हैं। अच्छा। वहाँ पे यूएसए के अंदर वो स्नोरिंग एड्स को यूज करते हैं, उससे उनकी स्नोरिंग जो है ना वो कम हो जाती है, जिससे अगला बंदा सो सकता है। लेकिन सिर्फ स्नोरिंग से उस बंदे में डाउन द रोड कोई मसले रिसर्च नहीं बताती कि उसके हार्ट के ऊपर या ब्रेन के ऊपर या फेफड़ों पे कोई असर पड़ेगा। लेकिन अगर उसको इसके साथ सांस भी रुकता है, और ये एविडेंस आपको मिलता है स्लीप स्टडी के ऊपर कि उस बंदे के अंदर मॉडरेट टू सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उसके साथ उसका ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल जो रिसर्च है वो ये बताती है कि इसका दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर और फेफड़ों के ऊपर इसका जो है ना वो असर होता है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये डाउन द रोड 10, 15, 20 साल के अंदर जो है ना आपको इसके असरात नजर आते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी। एक मेरा जूनियर है पाकिस्तान में, उसने मुझसे ये कंसल्ट किया कैसे, और वो अभी अर्ली 30s में है। अच्छा। और वो 2 एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रहा है, तो ब्लड प्रेशर की जो है दवाइयां भी ले रहा है, ठीक है। और उसको वो सारे सिम्टम्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के आ रहे हैं। अच्छा। तो अभी 10, 15, 20 साल के बाद ये पॉसिबल है कि उसके दिल के ऊपर स्ट्रेन इतना पड़े कि उसके दिल का जो है ना वो मसला होना शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता दिल जो है ना काम करना कम कर दे, ठीक है, और हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ओवरऑल हमारे जो साउथ एशिया में लोग हैं वो इसको जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है इसको वो समझते ही नहीं है कि ये एक मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हमें जो है ना सीरियस लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे पास पाकिस्तान में क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं? अगर किसी को नींद का मसला होता है तो कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज हैं और क्या कुछ वो कर सकते हैं अपने लिए? अच्छा, पाकिस्तान में तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो अभी किसी स्लीप फिजिशियन को जो कंसल्टेंट है जिसकी स्पेशलाइजेशन है उसको मैं नहीं जानता। अच्छा। या मैं मिला नहीं हूँ। हाँ, अब होता ये है कि जो स्लीप से रिलेटेड जितने मसले हैं उनके डिफरेंट यानी कि उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं कि अगर नींद नहीं आती, जैसे हम इंसोम्निया कहते हैं, ठीक है, या नींद बहुत ज़्यादा आती है हाइपरसोम्निया, उसको ऐसे पेशेंट्स को जो है ना साइकेट्रिस्ट देखते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। और ये जो मैंने बताया सांस से रिलेटेड यानी कि सांस का बंद होना खराटों के साथ, ऐसे मरीजों को जो है ना वो जो लंग्स के डॉक्टर हैं, जो फेफड़ों के डॉक्टर हैं, वो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि उनसे जाके डिटेल में डिस्कस करें अपना मसला, अपनी स्लीप स्टडी करवाएं, और स्लीप स्टडी के बाद जो मुस्तनिद जो बंदा है उसको मतलब वो अगर स्लीप स्टडी रीड करेगा उसकी बेस पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो आप अपना ट्रीटमेंट जो है ना करवाएं। अच्छा, अब ये बताएं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेन ट्रीटमेंट, असल ट्रीटमेंट क्या है, और कोई टोटके वगैरह हैं, कोई वर्जिशें वगैरह हैं जो लोग करके थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हैं? श्योर। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, खराटों के साथ जो है ना सांस का बंद होना। सबसे पहले इसको डायग्नोस हम करते हैं स्लीप स्टडी के साथ। अब वो स्लीप स्टडी 2 तरह की होती है, एक इन लैब होती है और एक होम स्लीप स्टडी टेस्ट होता है। पाकिस्तान में चूंकि रिसोर्सेज कम होने की वजह से होम स्लीप स्टडी टेस्ट हो रहे हैं, जो कि उधर भी हम पहले यही करते हैं। इसकी बेस पे अगर आपको ये मसला डायग्नोस हो जाता है तो ये कोई मसले वाली ज्यादा बात नहीं है, आपने उसको ट्रीट करवाना है अपने मुआलिज से। और उसका ट्रीटमेंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है मशीन होती है, उसे कहते हैं सीपैप मशीन। सीपैप मशीन का मतलब है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सिंपल वर्ड्स में कि जैसे जब बंदा सोता है सांस की नाली तंग होती है, वो मशीन जब यूज करता है रात को वो पेशेंट, वो इंसान, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो सांस की नाली तंग है, वो खुल जाती है। जब वो खुल जाती है तो सांस आराम से जो है ना वो ऑक्सीजन जाएगी फेफड़ों में, तो उसके ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा और उसे खराटे भी नहीं आएंगे। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है बेस्ड ऑन रिसर्च। और कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि उसके लिए साथ मास्क भी लगाना पड़ता है। अब यूएस का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया है जहाँ पे उन लोगों ने जंगें वगैरह लड़ी हैं अपने मुल्क के लिए,
तो उनमें क्या है कि उनको क्लास्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है, उनको नाइटमेयर्स होते हैं रात को ड्यू टू उनके एक्सपीरियंस की वजह से, पीटीएसडी रिलेटेड नाइटमेयर्स। तो उनमें वो कहते हैं कि डॉक वी कैन नॉट पुट ऑन एनीथिंग ऑन आवर फेस, वी नीड समथिंग एल्स। तो उसमें फिर हम कहते हैं कि चलो अगर आपने ये यूज़ नहीं करता, पहले तो हम थोड़ी सी थेरेपीज करवाते हैं ताकि वो वही यूज़ करे, क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर उनका माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, कुछ ज़्यादा स्वेयर नहीं है, तो फिर हम कहते हैं चलें अब ओरल अप्लायंसेस, सिंपल वर्ड्स में माउथ गार्ड, हम वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उनको डॉक्टर डेंटिस्ट के पास भेजते हैं। डेंटल अप्लायंसेस को क्या करता है कि उनका पहले इम्प्रेशन लेता है, इम्प्रेशन से उनको एक डिवाइस बना के देता है जिसे ओरल अप्लायंस कहते हैं, और सिंपल वर्ड्स में हम माउथ गार्ड कहते हैं। वो माउथ गार्ड जो है ना वो फिर वो यूज़ करते हैं। कुछ वीक्स के बाद जो है ना वो फॉलो अप करता है डेंटिस्ट के साथ और उसको एडजस्ट करता है। होता ये है कि ये जो माउथ गार्ड है, ये जो लोअर जो है इसको मूव फॉरवर्ड करता है, जिसकी वजह से पीछे स्पेस बनती है, और उस स्पेस की वजह से क्या होता है कि सांस जो है ना वो इसलिए सांस की नाली जो है ना वो बेहतर हो जाती है। अच्छा। और ये ट्रीट हो जाता है। ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सर्जिकल ऑप्शन है वहाँ पे, जो कि यहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो कि अभी डाउन द रोड जो है ना बहुत टाइम लगेगा और वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसे हम कहते हैं कि हाइपोग्लोसल नर्व स्टिमुलेटर। वो एक डिवाइस है जिसको हम बेचते हैं, पहले एवेल्युएट करते हैं कि जिन्होंने ये 2 ट्रीटमेंट फेल किए हों, और उसके बाद थर्ड पे के लिए हम ENT सर्जन के पास वहाँ पे भेजते हैं। वो यहाँ पे पेसमेकर की तरह डिवाइस होती है, अच्छा। यहाँ पे इंसिजन के साथ डालते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे नर्व के साथ। ठीक है। और वो नर्व जो है वो इसको जुबान को स्टिमुलेट करती है। जब वो बंदा सोता है तो जुबान जो है ना बजाय पीछे फॉल होने के वो सामने आ जाती है। सेम वे में वो स्पेस में क्रिएट होती है और उसकी जो है ना वो उसको सांस लेने में आसानी होती है। अच्छा, ये बताएं, ये आपने कहा कि जुबान पीछे की तरफ गिरती है तो उसकी वजह से भी ये मसला होता है, साथ में मतलब एक मेन फैक्टर ये भी है। तो जुबान की कोई एक्सरसाइजेज वगैरह हैं जिनसे जुबान थोड़ी बेहतर हो जाए, मसल्स थोड़े रिलैक्स ना रहें? कुछ मतलब टोटके बताए जाते हैं कि अगर ये करें तो उससे क्या होगा कि आप कंपैरेटिवली जो है ना इंसान बेहतर फील करेगा। वो टोटके यही है कि जुबान की जो है ना वो मशकें हैं, उसकी एक्सरसाइजेज है, और वो ये है सिंपल वर्ड्स में कि अगर जुबान को जो है ना आप अच्छी तरह से टोनिसिटी को इंक्रीज करें, उसके खिंचाव को इंक्रीज करें, और उसको 20-25 दफ़ा 30 दफ़ा एक तरफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जो छत है आपके जो है ना, जो रूफ है आपके जो है ना माउथ की, उसके साथ टच करें 20-25 दफ़ा। इस तरह राइट साइड पे ऐसे करें, लेफ्ट साइड पे करें, नीचे करें। ग्लव्स लेके आप ऐसे आगे रख लें और जुबान को उसके साथ टच करें और अच्छी तरह से जो है ना उसके अंदर खिंचाव पैदा करें। तो ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 15 मिनट के लिए अगर बंदा करे, और हर ये जो एक्सरसाइज है, मश्क जो है वो तकरीबन 20 से 25 दफ़ा करे। अच्छा। और डेली बेसिस पे करे, तो इससे भी ये होता है कि जब उसमें टोनिसिटी, तनाव अच्छा होता है, तो क्या होगा कि वो फिर जुबान जो है ना वो पीछे नहीं गिरेगी। जब वो नहीं गिरेगी तो उससे भी जो है ना वही बात, मैकेनिज्म वही है कि स्पेस थोड़ी सी जो है ना बनेगी, और उससे सांस की नाली कम तंग होगी, और जब वो कम तंग होगी तो फिर खराटे नहीं आएंगे साथ में, फिर सब्सिक्वेंटली सांस नहीं बंद होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी पड़े हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का।